ये क्लास नंबर सेकंड है। पिछले क्लास में मैंने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था, उन सबको आज फिर क्या करूँगा, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा रिपीट करते हुए। ये मेरी आदत है, मैं नेक्स्ट क्लास का पिछले क्लास में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। मैंने कहा था एक प्रॉपर रजिस्टर लीजिए, कंप्लीट मोटा सा बढ़िया सा रजिस्टर, 200-300 पेज का। काफ़ी सारी बातें आपको करनी पड़ेगी इस सेमेस्टर में। माइक्रो में अलग है, मैक्रो में अलग। इकोनॉमेटिक्स में तो करना ही पड़ता है बच्चों को, वो तो कंपलसरी बच्चा पढ़ता ही पड़ता है। टॉपिक चल रहा था क्या, रूल ऑफ थंब। देखिए, रूल ऑफ थंब। मैंने क्या कहा था, मैंने आपको पिछली क्लास में टोटल रेवेन्यू से एमआर निकाल के और टोटल कॉस्ट से एमसी निकाल के फिर एमआर इक्वस टू एमसी करके मैंने प्रॉफिट निकालना सिखाया था आपको, याद है? कमाल, जल्दी से बताओ, याद होगा। बहुत बातें हुई थी। फिर मैंने कहा था कि टोटल रेवेन्यू को, टोटल कॉस्ट को और एमआर को, एमसी को, इसको एस्टिमेट करना, इसको कैलकुलेट करना इतना इजी टास्क नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसमें तो मुश्किल होता है ये। तो क्या किया जाए इसके लिए, इसको एक्यूरेट करने के लिए प्रॉफिट आपका एक्चुअल आए, क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ गया ना, तो प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा। इसको एक्चुअल करने के लिए हमने एक नया रूल अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्यों बोलते हैं इसको, मैंने पिछली क्लास में समझाया होगा या नहीं समझाया होगा, आज समझाता हूँ मैं आपको। क्या होता है, ये फिजिक्स में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है, फिजिक्स जो साइंस बच्चे पढ़े होंगे तो। क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ होता है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी और डिमांड मान लो 1 है, 1 के इधर क्या है, ईडी लेस देन 1, इधर क्या है, ईडी मोर देन 1। तो ईडी 1 है तो क्या बिहेवियर होगा, ईडी मोर लेस देन 1 तो क्या होगा, ईडी मोर देन 1 तो क्या होगा। तो इसके अराउंड, ईडी इक्वस टू 1 के अराउंड हम इलास्टिसिटी को रखते हैं, और फिर इस इलास्टिसिटी के बेसिस पे क्या निकालते हैं हम, मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। ये चीज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसलिए इसको रूल ऑफ थंब मेथड बोलते हैं, क्योंकि किसी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड हम उसके लेफ्ट एंड राइट में किसी चीज़ का बिहेवियर को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। यहाँ एक्सिस क्या लिया, ईडी इक्वस टू 1, इसके लेफ्ट और इसके राइट बिहेवियर को चेक करते हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है रूल ऑफ थंब, बस आपको समझना है। रूल ऑफ थंब मेथड से भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मेथड से भी हम लोग पाई निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे एंड क्वांटिटी निकालेंगे। पाई मतलब प्रॉफिट हो गया, प्राइस प्राइस, ये क्वांटिटी क्वांटिटी हो गया। यहाँ तक क्लियर बच्चे, कमॉन जल्दी से, युक्ति है ना भाई, भाई? यस सर। भाई तूने पिछली क्लास पढ़ रखा है क्या, देखा था या पढ़ा था? देखा था मतलब ऐसे, उसमें वो जो नाच वाच डांस वांस कर रहे होंगे, हम देखने में अच्छा लगा होगा, देख लिया होगा पलट पलट के, 200-300 स्पीड पे कर लिया होगा, ऐसे फिंगर से भगा भगा के देख लिया होगा। ये गाना वाना तो नहीं है, ये तो पढ़ने का चीज़ है, इसको जब ढंग से नहीं पढ़ोगे तो अगली क्लास समझ में नहीं आएगा। आज की क्लास अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम कहोगे टीचर बेकार है, मानते हो? ऐसा तुम नहीं कहोगे, मुझे पता है। हाँ, आज लिख रहे हो। पिछली क्लास को ढंग से पढ़ना, सब लिंक होता है, दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, ऐसे होता है, और 4 उंगली अपने तरफ होते हैं, ऐसे मत करना कभी भी। पर्सपेक्टिव पढ़ो, सीक्वेंस में पढ़ो तो समझ में आता है सब कुछ, मानते हो? मानते हैं सर, यस सर। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आ जाओ, हम थोड़ा सा मोर एक्यूरेट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड, प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है जी, बताइए आपने क्या पढ़ा है, टी आर इक्वस टू, आपने क्या देखा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कमान लिखो, देखा ना? इसको मैं अगर डिराइव कर दूं, ठीक है, डेल टी आर अपॉन डेल क्यू, तो क्या हो जाएगा, प्राइस बाहर, डेल क्यू बाय डेल क्यू, अब प्लस क्वांटिटी बाहर, डेल पी बाय डेल क्यू। ये क्या हो गया, इसको कहेंगे डेल टी आर पर डेल क्यू को बोलेंगे एम आर, एम आर इक्वस टू पी अब प्लस क्यू इंटू डेल पी बाय डेल क्यू। मान के बच्चा, कमा जल्दी से, राइट सर। ये बड़ा अच्छी अच्छी बात मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था आपको, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप।
बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आ गया आपके सामने। ठीक है, राइट सर। अब क्या करेंगे, इसको ना हम दो हिस्से में बांटेंगे इसको, देखो कैसे। अगर मान लो इफ डेल पी बाय डेल क्यू इक्वस टू जीरो हो जाए, अगर मान लो डेल पी बाय डेल क्यू इक्वस टू जीरो होगा तो क्या होगा, तो इस केस में एम आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू जीरो, दैट इज वॉट, ओनली पी, वन आ। तो उस केस में एम आर इक्वस टू क्या हुआ, पी वन आ। एम आर इक्वस टू पी आपने कब पढ़ रखा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में यही एम आर होता है, यही प्राइस होता है, यही ए आर होता है। कमल जल्दी बताओ, होता है ना। इसका मतलब अगर डेल पी बाय डेल क्यू इक्वस टू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट, इफ डेल पी बाय डेल क्यू इज जीरो, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स प्राइस इज फिक्स, प्राइस इज व्हाट, fixed, and that is what, that is in the case of, come on, perfectly competitive market, that in the case of perfectly competitive market। ये किस केस में होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट केस में होता है। तो सर इसका मतलब डेल पी बाय डेल क्यू जीरो तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, यस। इफ डेल पी बाय डेल क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, रादर पॉजिटिव, नेगेटिव मत करना, पॉजिटिव ही होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में क्या होगा, अगर क्वांटिटी में चेंज हुआ तो प्राइस में चेंज होगा, या वाइस वर्सा, प्राइस में चेंज तो क्वांटिटी में चेंज। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर, इसका मतलब हुआ उस केस में एम आर इक्वल टू होगा पी प्लस क्यू इंटू डेल पी बाय डेल क्यू होगा ना, बताओ। अगर ऐसा होगा तो ये कौन सा केस होगा, जब डेल पी बाय डेल क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स व्हाट, डेल पी बाय प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, रादर व्हाट, रादर फंक्शन ऑफ, बोलो ना, फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अगर ऐसा होगा फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना क्या मतलब इसका हुआ। जैसे मान लो प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, 40 माइनस क्यू, अगर प्राइस इक्वल टू 40 माइनस क्यू हुआ तो इस केस में प्राइस क्या है, क्वांटिटी का फंक्शन है। और यहाँ कहूँ मैं प्राइस इक्वल टू 15 या कहूँ 20 या कहूँ 30, इसका तो प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। कमॉन, मानते हो, ये और है 15 और 20 और 30 लाइक दैट, तो प्राइस यहाँ कांस्टेंट हो गया ना। कमॉन बच्चे, राइट। लेकिन इसमें प्राइस क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। प्राइस वेरिएबल होती, कौन सा केस हुआ, दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली केस हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर सर। याद रखना इसको, इसको मैं आगे यूज करूंगा, इस चीज को, रुक जाओ, यूज करूंगा। अब आपको बताना क्या है, मुझे समझाना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ईडी, ईडी क्या होता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू। कमान गाइस, सही है। अगर मैं इलास्टिसिटी डिमांड को इन्वर्स कर दूं तो ये हो जाएगा डेल पी बाय डेल क्यू इंटू क्यू बाई पी, मानते हो, डेल पी बाई डेल क्यू इंटू क्यू बाई पी। अब देखो ऊपर भी देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी डेल पी बाई डेल क्यू है, और यहाँ भी आपको डेल पी बाई डेल क्यू आ रहा है, कैसे आएगा, और सॉल्व करो इसको, डेल पी बाई डेल क्यू को अकेले छोड़ दो, ये क्या होगा, 1 अपॉन ई डी इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी। आ गया बच्चा, कमॉन, राइट सर। इसको क्या करो, ऊपर पुट कर दो, एम आर इक्वल टू क्या था, पी प्लस पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू
पी प्लस क्यू इंटू डेल पी बाई डेल क्यू, पी प्लस क्यू इंटू, ये क्या लिखोगे, 1/ED इंटू पी बाई क्यू, इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, ये पी कॉमन लो, 1+1/ED, ये किसके बराबर हो गया, MR के बराबर। कमान बच्चे मानते हो, ठीक है। ये आया एक रिजल्ट आपको, इसको हाईलाइट कर लो, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। इस रिजल्ट का मतलब क्या, प्राइस को हम क्या बोलते हैं, और बताओ प्राइस को क्या बोलते हैं, प्राइस को AR भी कहते हैं, प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू भी होता है, इंटू 1+1/ED हो गया। वेरी गुड, ठीक है जी, राइट सर। यस 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 यस, डिमांड कर्व को AR कर्व भी कहते हैं। ये देखो, ये AR कर्व है, और देखो ये प्राइस से तो बना हुआ ना, हर पॉइंट पे प्राइस देखो, नहीं ये देखो, ये प्राइस है। AR कर्व होता है क्या, जहाँ प्राइस एंड क्वांटिटी मीट करता होता है ना, ये तो प्राइस को ही, तो प्राइस लाइन को ही तो AR कर्व बोलेंगे, समझ गए। जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है वैसे वैसे AR बनता है, मान गए। AR कर्व प्राइस लाइन एक ही चीज़ है, राइट सर। अब देखो, ओके सर, अब यहाँ समझो एक चीज़ और, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो इस केस में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ED इक्वस टू 1, याद है मैंने ऊपर क्या कहा था, रूल ऑफ थंब क्या कहा था, कि मुझे पहले ED 1 लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करना है लेफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग राइट में चेक करना है, मानते हो ना। देखो पढ़ाना तो सब सब पढ़ाते ही है, सब पढ़ाते ही है, टीचर कॉलेज में भी पढ़ाते ही, सब पढ़ाते हैं, लेकिन सवाल होता है कौन आपको आपकी लैंग्वेज में, हमारी अपनी लैंग्वेज में आप तक ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट घुसा देता है दिमाग में। रूल ऑफ थंब यही है कि पहले ED इक्वस टू 1 देख लो, जब तक लिखते हो तो बता दूँ आपको एक चीज़ और, ये आपका आज की क्लास में दिखा दिया, ये आपका मोनोपोली का थ्योरी का मटेरियल भी है, मान गए जी, ये थ्योरी का मटेरियल है। इसको आप देखोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ इसमें लिखा होगा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्लास में लिखते जाओगे, बाद में एक बार इसको बेड टाइम रीडिंग कर दोगे। ये मटेरियल की खास बात क्या है कि अगर कोई बच्चा पूरे साल भर नहीं भी पढ़ पाता है ना, लास्ट में मटेरियल ही पढ़ लेता है तो कम से कम पास तो जरूर कर जाता है। लेकिन इको ऑनर्स में सिर्फ पास करने के लिए बच्चा नहीं पढ़ते हैं, देखो ना सब कुछ पढ़ा रहे हैं आप, देखो सब कुछ हो रहा है। इको ऑनर्स बच्चा किसके लिए पढ़ते हैं, टॉप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आगे बहुत लंबी लाइफ है उसकी, बहुत अच्छा करना होता है इको ऑनर्स में, ये सब पढ़ा रखा है इसमें, देख लीजिए। 43 पेज का ये आपका थ्योरी है, बीच बीच में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में इसमें होंगे। देखो ये पढ़ाया ना आज, आप देखो ये पढ़ा रहे थे आपको आज, देख रहे हो अच्छा, ये पढ़ाया है, कमान मानते हो, राइट सर। ये आपका है, ये आपका स्टडी मटेरियल है, राइट जी। ED इक्वस टू 1, इफ ED इक्वस टू 1 देन हमारे इक्वस टू क्या होगा, कमान जल्दी बताओ, P इंटू 1/1 -1, देखो -1 क्यों होगा, ED की ये एब्सोल्यूट वैल्यू, जब भी मैं लिखता हूँ ना ED का ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन चूंकि इलास्टिक डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, तो जब ED हम लिखेंगे तो उसका साइन माइनस लगाएंगे, मान गए, इलास्टिसिटी डिमांड का। कुछ लोग क्या करते हैं, याद रखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड में पहले ही माइनस साइन करते हैं, याद है, चेंज इन क्यू अपन चेंज इन P इंटू P/Q करते हैं ना। मैंने स्टार्टिंग में मैंने साइन नहीं लगाया, मैं जब उसका वैल्यू लिखूंगा तब मैंने साइन लगा दूंगा, मान गए, कमान, राइट सर। एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर मैं लिखता हूँ ED इक्वस टू 1 तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगा ना, एक्चुअल वो -1 होगा, क्लियर। तो MR इक्वस टू ये हो गया, तो MR क्या, तब क्या होगा उस केस में, MR इक्वस टू P इंटू 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। MR क्या होगा उस केस में, 0 होगा। अगर ED 1 हुआ, ED 1 तो MR क्या हुआ, 0 होगा। ED 1 हुआ तो MR क्या हुआ, कमान, ED 1 तो MR क्या हुआ, 0 हुआ, आ रही है आवाज, राइट सर। अब उसके लेफ्ट राइट में देखो, अगर ED अगर मोर देन 1 हो गया तो क्या होगा, इफ ED is what, more than 1, then, ठीक है जी बच्चा, क्लियर है। इफ ED इक्वल्स टू 1 देन, सॉरी मोर देन 1 देन,
हमारे कोस्ट क्या होगा P इंटू 1 प्लस, मान लो 1/2 ले लेते हैं तो -2 लेंगे ना। ED मोर देन 1 का मतलब हुआ, मान लो ED को 2 ले लिया, ये तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू क्या इसका होगा -2। मान गए, कम ऑन। ये माइनस साइन से कंफ्यूज मत करना, कई लोग माइनस को स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं पता क्या होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे प्लस नहीं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे माइनस हो जाता है, उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने ऐसा किया ना, मैंने इसको रिफाइन कर दिया, मैंने माइनस वाली बात हटा दी। तुम किसी और बुक में जाओगे ना तो हो सकता है यहाँ 1 - 1/d लिखा हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या कर दिया, उसको बाद में साइन लगा दिया, इससे काम आसान हो गया। तो एम आर इक्वस टू क्या होगा, P इंटू 1 प्लस 1 - 1/2। एम आर क्या हो गया, एम आर हो गया 1/2p हो गया ना, 1/2p, 1/2p हो गया। मान गए, एम आर इक्वस टू 1/2p। जो कुछ हुआ, लेकिन एक बात तो श्योर है कि एम आर क्या हुआ, एम आर पॉजिटिव हुआ। 1 बताओ, एम आर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे एम आर पॉजिटिव है, इसको भी हाईलाइट कर लो। ED इक्वस टू 1 है, मोर देन 1 है, तो एम आर पॉजिटिव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है एम आर पॉजिटिव आ रहा है। तीसरा केस में जाओ, ED इज लेस देन 1, देन एम आर इक्वस टू वॉट, P इंटू 1 प्लस 1/ED। तो मान लो कोई लेस देन 1 ले लो, 1 प्लस लेस देन 1 क्या ले लो, मान लो 0.5 ले लेते हैं, तो -0.5 लेंगे ना, कमन। तो क्या होगा, P इंटू 1 - 1/2। अच्छा, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना, नहीं किया, ठीक है, ठीक किया। तो माइनस माइनस तो यहाँ लेंगे, 0.5 का मतलब क्या 2 हो गया ना ऊपर जाके, बोलो ना, 1/0.5 क्या 2 हो गया ऊपर जाके। इसका मतलब ये क्या आ गया, -p आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर ED लेस देन 1 होगा, ED अगर लेस देन 1 होगा, उस केस में MR क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, MR नेगेटिव हो गया। मान गए बात को, ED लेस देन 1 तो MR नेगेटिव हो गया। अब अगर इसको ग्राफ पे दिखाएं, देखो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो, अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊं इसको, जो रिजल्ट है उसको ग्राफ पे दिखाऊं, इसको समझ में आ रहा है अभाई को, यस सर। ग्राफ पे दिखाऊं तो क्या दिखाऊंगा मैं, देखो एक लो पहले AR कर्व, AR कर्व कोई प्राइस बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ED क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे ED क्या होता है, यहाँ ED होगा, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लो जहाँ ED होगा 1। मान गए, कमॉन। इस पॉइंट पे ED क्या होता है, ED होता है 0। इस पॉइंट पे ED 0 होता है। क्यों सर, कैसे पता आपको, याद करो, ED का एक फॉर्मूला और भी होता है, पता क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। याद है आपको, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, याद है, भूल गए, 12th क्लास में पढ़ा होगा। देखो अगर अगर मैं मिड पॉइंट पे लेता हूँ, मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे ये ब्लू और मिड पॉइंट पे ये ग्रीन, दोनों बराबर होता है ना, दोनों बराबर है, इसका मतलब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बराबर है, तो वहाँ ED क्या होगा, 1 हो जाएगा। मान गए। अगर मैं सबसे ऊपर पे लेता हूँ तो सारा का सारा लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट 0 हो जाएगा। सारा का सारा लोअर सेगमेंट है पॉजिटिव है, अपर सेगमेंट 0 है, तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी होगा ना। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ यहाँ पे, तो लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट पॉजिटिव है, 0 और पॉजिटिव है, तो ये 0 ही होगा। मान गए बच्चे। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, लोअर सेगमेंट अपना अपर सेगमेंट, यहाँ इलास्टिसिटी 0 होगा। इस रेंज में क्या होगा, यहाँ इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, मोर देन 1 होगा, यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। मान गए बच्चे, कमाओ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत।
बहुत सारे सवाल करने में हेल्प मिलेगा आपको। आपने क्या देखा, जब ई डी इक्वस टू 1 है तो उसके इसमें एम आर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ एम आर 0 होता है। एम आर लाइन ड्रॉ करो, देखो ये एम आर कर्व है। एम आर को देखो, जब ई डी इक्वस टू 1 तो एम आर क्या है, एक्चुअली ये लाइन क्या दिखा रहा है, ये लाइन, ये तो प्राइस लाइन है ना, ये इसी पे तो क्या होगा, इसी पे प्राइस भी होगा, इसी पे एम आर भी होगा, सब कुछ इसी पे होगा। जितनी कॉस्ट लाइन, प्राइस लाइन, एम आर लाइन इसी पे होगा। अब देखो इस पॉइंट पे आके ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी है। एक्स एक्सिस से तो प्राइस 0 है ना, एम आर 0 है, मानते हो। प्राइस भी 0, एम आर भी 0। देखो जब एम आर 0 तो ई डी इक्वस टू 1 है, और जब ई डी मोर देन 1 है तो एम आर देखो पॉजिटिव है, क्योंकि इस रेंज में एम आर पॉजिटिव होगा। किस रेंज में, इस रेंज में, इस रेंज में एम आर पॉजिटिव है ना, देखो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, टेल मी, है ना पॉजिटिव। और जब ई डी इक्वस टू लेस देन 1 है, देखो ई डी इक्वस टू लेस देन 1 है तो उस रेंज में क्या हो गया, उस रेंज में एम आर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो नेगेटिव हो गया, तो कितना बढ़िया हो गया। देखो सारा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन भी इसका हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है करने के लिए। देखो कितना अच्छा हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सर। तो फाइनली आपके सामने एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ दोबारा से मैं। फाइनली आपने क्या देखा, एम आर इक्वस टू पी इंटू पी अपॉन ई डी। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने पहले क्या पढ़ा था, अब इसको फ्यूज़ करता हूँ मैं, पहले वाले मेथड से इसको दोनों फ्यूज़ करता हूँ। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या पढ़ा आपने, एम आर इक्वस टू एम सी ना, पढ़ा है ना, एम आर इक्वस टू एम सी। तो एम आर इक्वस टू पी अपॉन पी, पी प्लस पी अपॉन ई डी इक्वस टू एम सी। मानते हो बच्चे, कमॉन, मानना पड़ेगा आपको, मानते हो जल्दी। यस सर। अब अगर मैं कुछ देर क्या करूं, एम आर को छोड़ को इन दोनों बात करूं, तो क्या निकला, पी माइनस एम सी इक्वस टू क्या हो गया, माइनस पी बाई ई डी हो गया ना। स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, बात देखी है, हो गया ना। वाह, बोलो ना, पी माइनस एम सी इक्वस टू, हाँ, पी माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी। पता है पी माइनस एम सी क्या बोलते हैं, कहीं पढ़ा है, बताओ क्या बोलते हैं इसको। पी माइनस एम सी बोलते हैं मोनोपोली पावर। मान लो प्राइस आपका 2000 है, कॉस्ट आपका 500 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 1500। प्राइस आपका 3000 है, ये 500 है, कितना हो गया 2500। 4000 है प्राइस, ये 500 है, तो कितना हो गया 3500। आपने क्या देखा, प्राइस जितना ज़्यादा है, एमसी तो फिक्स रहता है ना, मान लो मार्जिनल कॉस्ट, तो प्राइस जितना ज़्यादा है प्रॉफिट उतना ज़्यादा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्राइस होगा मोनोपोली पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड मोनोपोली पावर। मान के बच्चे पी माइनस एम सी मोनोपोली पावर। कोई भी मोनोपोली फर्म क्या चाहता है कि प्राइस ज़्यादा हो और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, कम हो, नहीं ज़्यादा, बताओ। कोई भी मोनोपोली फर्म चाहता है प्राइस ज़्यादा हो और मार्जिनल कॉस्ट कम हो, लेकिन अल्टीमेटली मोनोपोली पावर उसकी अपनी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। मोनोपोली पावर किस पे डिपेंड करता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी डिमांड पे। देख लो, देख रहे हो, पूछो कैसे सर। अगर इफ इलास्टिसिटी डिमांड इज व्हाट, इज मोर देन व्हाट, इलास्टिसिटी मोर, और ज़्यादा है मान लो, बोलो। इफ इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर, अगर इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होगा, नीचे वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होगा, बताओ, बोलो। इफ इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन पी माइनस एम सी इज वॉट, एम सी इज लेस। समझो बड़ी टेक्निकल बात है। इफ इलास्टिसिटी डिमांड इज मोर देन पी माइनस एम सी लेस, नहीं होगा, बताओ। पी माइनस एम सी लेस, एक वैल्यू रख के दिखा दूं, मान लो प्राइस कितना है,
मान लो प्राइस 2000 है, हमारे एम सी कितना 500 है। और देखो एक चीज़, ठीक है, या ऐसा करो, रुक जाओ, प्राइस 2000 है, प्राइस 2000 है, ईडी मान लो कितना, ईडी मान लो 1 है, उस केस में क्या हो गया, 2000 ही आ गया नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर मान लो ये माइनस प्राइस, प्राइस कितनी है 2000 है, और ईडी कितना है -1 है, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो नेट इफेक्ट में क्या है 2000 आया। अगर मान लो ऐसा कर दूं मैं 2000 इलास्टिसिटी 1 से बढ़ा के क्या कर दूं 2 कर दूं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये कितना 1000 आ गया। देखो आपने क्या नोटिस किया, इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा हो गया, इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, तो मोनोपोली पावर क्या हो गया, कम ऑन, ये 2000 क्या है, ये 2000 तो पी माइनस एम सी हुआ ना, ये भी क्या पी माइनस एम सी है। नहीं समझ लो क्या, कुछ और रास्ता निकालूं, समझ रहे हो। एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, ये मोनोपोली पावर है, ये क्या, ये पी माइनस एम सी है। मैं क्या देखता हूँ, मैंने प्राइस को 2000 रखा, प्राइस 2000 और इलास्टिसिटी 1 रखा, तो मोनोपोली पावर कितना आया 2000 आया। प्राइस को मैंने 2000 ही रखा लेकिन इलास्टिसिटी 2 कर दिया, तो मोनोपोली पावर कितना 1000 आ गया। आपने क्या नोटिस किया, इलास्टिसिटी इज मोर देन मोनोपोली पावर इज व्हाट, लेस। इलास्टिसिटी इज मोर देन मोनोपोली पावर इज व्हाट, लेस। इलास्टिसिटी इज मोर का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी इज मोर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स व्हाट, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी मोर को क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इफ इलास्टिक डिमांड, इफ देयर इज व्हाट, इलास्टिक डिमांड, देन मोनोपोली पावर, समझो बच्चे समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आ जाएगा। मोनोपोली पावर पी माइनस एम सी इज व्हाट, लेस, पावरलेस होगा। माने कमन बच्चे मान गए, मान गए सर। चलो अब मैं यहाँ समझाता हूँ, मान लो इफ, यहाँ समझाता हूँ, इफ ईडी इज लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड हुआ, अगर इन इलास्टिक डिमांड है उस केस में क्या ईडी लेस है। अब उल्टा देखो ना, यहाँ उल्टा देखो, मान लो 2 था पहले, उससे घट के 1 हो गया, तो मोनोपोली पावर क्या बढ़ेगा ना। अगर पहले 2 हो फिर घट के 1 हो जाए तो मोनोपोली पावर क्या होगा, बढ़ेगा ना। जब 1 से 2 गया तो मोनोपोली पावर कम हो रहा है, और 2 से 1 जाए क्या होगा, ज़्यादा होगा। इलास्टिक डिमांड इज व्हाट, इट इज लेस, इलास्टिक, ये हो गया इन इलास्टिक डिमांड, देन व्हाट, देन मोनोपोली पावर इज मोर। मोनोपोली पावर इज व्हाट, मोर, इन इलास्टिक डिमांड में मोनोपोली पावर इज मोर। मान गए बच्चे, कमॉन मान गए। इन इलास्टिक डिमांड में मोनोपोली पावर इज मोर, मैंने आपको याद है पहले समझा दिया था, जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं, याद करो, जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। जैसे मेडिसिन हो गया, जैसे मेडिसिन हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, लाइक दैट। जितने भी एसेंशियल गुड्स होते हैं वो इलास्टिक डिमांड होती है उसकी। और जितने भी लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स, उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। उसकी मोनोपोली पावर क्या होगी, मोनोपोली पावर लेस होगी, पी माइनस एम सी लेस होगा। एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो मेडिसिन की प्राइस बढ़ जाएगी तो मोनोपोली फार्म को फायदा होगा ना, क्योंकि पब्लिक को खरीदना ही खरीदना है। मानते नहीं मानते हो, कम ऑन। अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगा, मेडिसिन नहीं खरीदा, छोड़ दो, नहीं खरीदेंगे, तो जान चली जाएगी। तो मेडिसिन की प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कंपनी को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो जैसे लग्जरियस गुड्स, कार है मान लो, बड़ी कोई मतलब लग्जरियस कार है कोई, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो क्या मोनोपोली कंपनी को फ़ायदा होगा। अरे कार हमारे लिए कोई एसेंशियल गुड्स नहीं है, अगर तुम प्राइस ज़्यादा बढ़ा दोगे हम नहीं खरीदते, छोड़ देंगे हम। मानते नहीं मानते हो, कार हमारे लिए कोई एसेंशियल गुड्स थोड़ी है। जिस समय हमें डिस्काउंट मिलेगा, जिस समय हमें प्राइस कम मिलेगा उसमें खरीदेंगे हम, दिवाली के समय में खरीद लेंगे, न्यू ईयर के समय में खरीद लेंगे, किसी फेस्टिवल सीजन में खरीद लेंगे जब डिस्काउंट मिलता रहेगा। लेकिन मेडिसिन के लिए ऐसा कहेंगे क्या कि हम अभी छोड़ देते हैं, दिवाली में खरीदेंगे, बोलो कमान, बोलो ना, नहीं कह सकते।
अरे बोलो ना थोड़ा सा। तो कितनी बातें समझ गए आप, देखो कि पी माइनस एम सी इज मोनोपोली पावर, और मोनोपोली पावर इज मोर इन द केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड एंड मोनोपोली पावर इज लेस इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। और उसको आपने मैथमेटिकली देख लिया, आपने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया आपने। लेकिन चलो थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता हूँ, देखो क्या करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का ऐसे लिखता हूँ, देखो पी माइनस एम सी इज मोनोपोली पावर एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ई डी। ऐसा करता हूँ मैं, पी माइनस एम सी अपॉन पी कर देता हूँ, ये क्या होगा माइनस वन अपॉन ई डी कर देता हूँ। पहले बताओ, पहले बताओ कर सकता नहीं कर सकता हूँ, कमान बताओ, कर सकता हूँ ना? अरे बेटा जान बोल दो, जही बोल दो सही, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस सर कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये मोनोपोली पावर नहीं है बल्कि ये क्या है, मार्कअप है। ये मार्कअप है, मार्कअप इन द परसेंटेज ऑफ प्राइस। इसको मार्कअप क्यों कहते हैं? पी माइनस एम सी इज प्रॉफिट मार्जिन, राइट बच्चे, ये मार्कअप हो गया, मार्कअप। और नीचे मैंने प्राइस से डिवाइड कर दिया, मतलब मान लो जैसे मान लो प्राइस 2000 है, एम सी 500 है, और डिवाइड कर दिया 2000 से। अब ये क्या हो गया, 1500 है 2000, क्या हो गया, कितना परसेंटेज आ गया बताओ? 75%। इंटू 100 कर दो तो 75% आ गया। तो 75% क्या हो गया, मार्कअप आ गया। 2000 हमारा प्राइस है, उसका 75% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, कितना, 1500। इसको कहेंगे मार्कअप, मान गए? अब मार्कअप आपने क्या देखा, मार्कअप का इलास्टिसिटी से क्या रिलेशन है? इफ ईडी इज मोर देन मार्कअप इज व्हाट, प्रॉफिट मार्जिन इज व्हाट, बोलो, इज लेस। इफ ईडी इज लेस देन प्रॉफिट मार्जिन इज मोर। इसको भी टिक मार्क कर लो। इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम है। अब देखो जो लग्जरियस गुड्स बेचते हैं, कार बेचते हैं, या फिर कोई भी सामान ले लो ना लग्जरियस गुड्स में, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते हैं। लेकिन मेडिसिन में काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन है। लोगों के लिए एसेंशियल हो चीज़, लिख लिया इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लिया। लिख लिया आपने इसको। तो मार्कअप देख लिया, मार्कअप का इलास्टिसिटी से रिलेशन दिखा दिया मैंने आपको। बड़ा हर जगह आपको सवाल में ये सब चीज़ दिखाई देगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से लो इसको। आ जाओ एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं आपके सामने में, समथिंग न्यू। मान लो ये ग्राफ है, इसमें मैं लीनियर डिमांड कब नहीं लेता हूँ बल्कि डिमांड कब लेता हूँ मैं इस तरह से। यह डिमांड कब, इस डिमांड को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स में, पढ़ रखा, बताओ। इसकी खास बात क्या होती है कि ये वाई एक्सिस से और एक्सिस से मिलना चाहता है, लेकिन कभी ये मिल नहीं पाएगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। इन दोनों साइड मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं, पढ़ा होगा अगर, तो पढ़ा है क्या, बोलो ना, याद करो, पढ़ा है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्फिनिटी में मिलता है, एक्सिस से और वाई एक्सिस से कभी मिल नहीं पाता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसके अंदर जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो हर जगह सेम होता है। यहाँ क्या प्राइस है, यहाँ क्या क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या हो गया, रेवेन्यू हुआ ना। ये प्राइस इंटू क्वांटिटी दूसरा रेवेन्यू हुआ, ये क्या हुआ, ये तीसरा हुआ। देख रहे हो, जितने भी प्राइस इंटू क्वांटिटी होंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, प्राइस इंटू क्वांटिटी ये एक्सपेंडिचर है। चाहे जो भी प्राइस हो, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा होगा, लेकिन पी इंटू क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। कमान गाइस कमान, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा होगा, लेकिन पी इंटू क्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे के जो एरिया होते हैं क्या होता है, सेम होता है। बोलो ना प्लीज़, प्राइस इंटू क्वांटिटी सेम होता है। आप याद करो, अगर मान लो आप वेंडर हैं तो पी इंटू क्यू आपके लिए रेवेन्यू है, या परचेजर है तो क्या आपके लिए एक्सपेंडिचर है। किसी का रेवेन्यू किसी का एक्सपेंडिचर क्या होता है, इक्वल होता है। हम अगर मान लो हम वेंडर हैं, आपको सेल करते हैं, तो मेरे लिए क्या रेवेन्यू हो गया, आप खर्च करते हो तो हमारा रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर क्या सेम होगा। इलास्टिसिटी और डिमांड का एक्सपेंडिचर मेथड याद करो, जो 12th में पढ़ा होगा।
क्या पढ़ा था? अगर प्राइस के कम होने से क्वांटिटी के बढ़ने से पी इंटू क्यू अगर सेम है तो ईडी क्या होगा? 1 होगा। याद करो, याद आ रहा है? याद करो बच्चे। और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी के बढ़ने से, या फिर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी के कम होने से, अगर मान लो पी इंटू क्यू क्या हो रहा है? पी इंटू क्यू में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर मान लो, यूँ समझो कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी के बढ़ने से अगर पी इंटू क्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मान लो कोई लग्जरियस कार है, उसकी प्राइस घट गई, दिवाली के समय प्राइस घटता है ना कार का, बोलो कम ऑन, डिमांड बढ़ गया उसका। इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी मोर देन 1, इलास्टिक हो गया ये, इलास्टिक। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और अगर मान लो प्राइस के घटने से क्वांटिटी के बढ़ने से पी इंटू क्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। या फिर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी के घटने से पी इंटू क्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं क्या? इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है ना? ऐसा क्यों सर? देखो, मान लो कि मेडिसिन है, सपोज करो मेडिसिन है। मेडिसिन की जितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हो उतनी क्वांटिटी परचेज करोगे ना, कम ऑन, मान लो। मानते नहीं मानते हो? अगर मेडिसिन का जितनी क्वांटिटी आपको परचेज करना उतना तो करना ही करना, सपोज करो एग्जांपल लो, उतना तो करता करना, क्वांटिटी फिक्स हो गया। अगर मान लो प्राइस गिर गया तो इस केस में क्या होगा आपका? पी इंटू क्यू क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा। और मेडिसिन की क्वांटिटी फिक्स खरीदना आपको, अब प्राइस बढ़ गया तो उसके पी इंटू क्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपने क्या देखा? प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब हम क्वांटिटी पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, क्वांटिटी पे नेग्लेजिबल रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। ऐसा कब होता है कि प्राइस के बढ़ने घटने से क्वांटिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता? ऐसा कब होता है बताओ? कम ऑन ना, कब होता है ऐसा? प्राइस के बढ़ने घटने से क्वांटिटी पे जा, इन इलास्टिक डिमांड पे। जैसे मेडिसिन हो गया, नमक हो गया, और नमक का प्राइस कितना भी कम हो जाए तो क्या करोगे? सारे मार्केट की बोरी खरीद के अपने घर में रख लोगे क्या? बताओ कम ऑन। आप दुकानदार के पास जो दुकानदार बोलता है, दुकानदार बोलेगा कि नमक है 50 रुपये किलो, सपोज करो। वो कहेगा मैडम नमक जो है ना 125 रुपये किलो हो गया है। तो 50 रुपये किलो में आप 1 किलो नमक खरीदते, 25 रुपये में क्या कर दोगे? 5 किलो खरीद लोगे? कम ऑन, आपको क्या करें यार, नमक कितना खर्चा होता है। बहुत से बहुत हम 1 किलो बदले 1 किलो 200 ग्राम खरीद लेंगे एक्स्ट्रा, 100 ग्राम खरीद लेंगे एक्स्ट्रा, यही करेंगे। ज़्यादा क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ये हो गया इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम हो रहा है। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब है ये क्या हो गया? यूनिटरी इलास्टिक। एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी 1 हो गया, एक्सपेंडिचर सेम हो गया, या यूनिटरी इलास्टिक है। इस केस में क्या हो गया? इस केस में हो गया यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब ईडी इक्वस टू क्या हो गया? ईडी इक्वस टू 1 हो गया। अगर ईडी 1 होता तो एमआर क्या होता? कमान, आपको कसम है झूठ नहीं बोला, सच सच बताओ, पढ़ा चुका हूँ। ईडी 1 तो एमआर क्या होगा? ईडी 1 तो एमआर क्या होगा? कमान, हाँ, ईडी 1 तो एमआर 0 होगा। देखो ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ईडी 1 तो एमआर 0 होगा। ईडी 1 तो एमआर 0 है। अब ईडी 1 एमआर 0, एमआर कर्व कहाँ दिखाओगे बताओ इसमें? इस रेक्टेंगुलर हाइपर वाला डिमांड कर्व जो है, इसके करस्पॉन्डिंगली एमआर कर्व कहाँ दिखाओगे बताओ? दिमाग लगाओ, एमआर कहाँ दिखाओगे? एमआर 0 तो कहाँ दिखाओगे? ओ माय गॉड, बड़ा मजा आएगा, दिखा दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। एमआर कर्व कहाँ ड्रॉ करोगे? ऐसा लाइन जहाँ पे एमआर 0 है। कौन सा लाइन है? ओहो, एक्स एक्सेस, क्या बात है जी। ये एमआर का, ये एमआर हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एमआर कर्व क्या होता है? ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया। ऑन द एक्स एक्सिस होता है। क्लियर यहाँ तक? बोलो जल्दी से। यस सर क्लियर। तो अभी तक क्या बताया मैंने? रूल ऑफ थंब में, मेथड में क्या क्या बताया? एक फॉर्मूला डिराइव किया, एम आर इक्वस टू
P इंटू 1+1/ED। दूसरा दिखाया मोनोपोली पावर P माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी। तीसरा दिखाया मार्कअप P माइनस एम सी अपॉन पी इक्वस टू -1 अपॉन वॉट ई डी। क्या बात है जी, क्या बात है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हाइपर बोला में ईडी क्या था 1 था, एमआर क्या था 0 था। ये अभी तक की क्लास में इतनी चीज़ मैंने पढ़ाया है, इसको हाईलाइट कर लो। क्या बात है, मज़ा आ गया। इसको हाईलाइट कर लीजिए। इस तरीके से भी हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी तक जितनी भी बातें पढ़ाई, मैंने क्या किया, एक तो थंब रूल के अलावा क्या क्या पढ़ाया। टी आर रहेगा, उसको डिराइव करके एम आर निकाल लेंगे। टी सी रहेगा, उसको डिराइव करके एम सी निकाल लेंगे। एम आर एम सी को इक्वेट कर देंगे, तो उससे मुझे मिल जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी से मिल जाएगा प्राइस, अब प्राइस इंटू क्वांटिटी से मिल जाएगा टी आर, और टी आर में से टी सी माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा प्रॉफिट। और थंब रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल ऑफ थंब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक क्लास के बाद देखना दूसरी क्लास में कहाँ तक पहुँच जाएंगे, दूसरी क्लास बाद तीसरी क्लास देखना कहाँ पहुँचेंगे। और भी खतरनाक मोड पे, खतरनाक मोड क्या होगा, खतरनाक मोड होगा, टॉपिक लिया डेड वेट लॉस। क्या होगा बच्चा, बोलो ना, डेड वेट लॉस क्या होता है। मैं जानता हूँ हर क्लास में एक टॉपिक और पढ़ा देंगे आपको इसमें, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। मोनोपोली फॉर्म में ना सप्लाई कर्व होता ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डेड वेट लॉस पहले क्या होता है, देखो कुछ नहीं, अगर ये मान लो डिमांड कर्व है, ये मान लो सप्लाई कर्व है, मार्केट अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। अब पता है सप्लाई कर्व को क्या बोलते हैं हम, सप्लाई कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं, याद है 11th-12th में पढ़ा होगा आपने। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है P इक्वस टू एम सी, है ना, बताओ, है ना। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, जहाँ P इक्वस टू एम सी होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब आप कहोगे सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसे लेना चाहिए ना, बोलो ना ऐसे लेना चाहिए ना, बोलो ना। कहोगे सर आपको ये लेना चाहिए P इक्वस टू एम आर इक्वस टू ए आर लेना चाहिए था, यहाँ पे एम सी लेना चाहिए था। अरे बाबा ये फॉर्म है और ये क्या है, बोलो ना, ये इंडस्ट्री है। परफेक्टली मार्केट में फॉर्म एक हो सकते हैं, नहीं हजारों लाखों हो सकते हैं। ये एक फर्म की बात करें ऐसे करेंगे, इंडस्ट्री को ऐसे दिखाएंगे, ये P इक्वस टू एम सी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखो एक बात जान लो, डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा स्कूल लेवल में, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, पढ़ा है। और डिमांड कब से प्राइस से नीचे और सप्लाई कब से ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल सरप्लस। यहाँ पे डेड वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं है, या तो मुझे फ़ायदा होता है बीइंग अ शॉपकीपर, या आपको फ़ायदा होता है बीइंग अ कंज्यूमर। मार्केट में नुकसान कुछ भी नहीं होता है, या तो आपको हुआ या मुझे फ़ायदा हुआ, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर मालूम है मोनोपोली फॉर्म की बात करूँ, उस केस में डिमांड कब होगा, उस केस में एम आर कर्व होगा ना, कमॉन ओ बच्चे कमॉन, यस सर। और ये एम सी कर्व होगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इतनी क्वांटिटी आप बेचेंगे, इस प्राइस बेचेंगे, प्राइस लाइन से ऊपर और डिमांड कब से नीचे, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये होगा कंज्यूमर सरप्लस। और प्राइस से नीचे और क्वांटिटी लाइन से ऊपर जितनी क्वांटिटी डिसाइड की आपने, ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। लेकिन आपको बताना है कि ये क्या होगा, ये पिंक दिख रहा है, ये क्या होगा। मैं नेमिंग करता हूँ, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये क्या होगा। आपने क्या देखा इस केस में, यहाँ कोई ट्रायंगल बना ही नहीं था, या तो इसने खा लिया सारा मार्केट या इसने खा लिया सारा मार्केट का जो फायदा था। इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कहलाता है डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, ये ट्रायंगल कहलाता है डेड वेट लॉस।
मान के बच्चे, कमॉन जल्दी से। ना तो ये कंज्यूमर का फ़ायदा हुआ, ना ये प्रोड्यूसर का फ़ायदा हुआ, मार्केट में इतनी इनएफिशिएंसी आ गई, मार्केट इनएफिशिएंट हो गया, ना तेरा ना मेरा, नुकसान हो गया। दिस कॉल व्हाट, डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस में क्या होगा, आपको बहुत कुछ करना होगा। ये लीनियर डिमांड कब है, कभी कभार क्या कर डिमांड कब ऐसे कर देगा, या डिमांड कब डाउनवर्ड कर देगा, एमआर कर भी ऐसे कर देगा, उस केस में निकालना होगा। या फिर अगर ये लीनियर कर भी दिया, एमसी कर्व वर्टिकल, सॉरी ऐसे कर्व कर देगा, या एमसी कर्व क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एमसी कर्व भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस भी निकालना पड़ेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालना पड़ेगा, और डेड वेट लॉस भी निकालना पड़ेगा। हो सकता है इलास्टिसिटी और डिमांड भी निकालना पड़े, हो सकता है मोनोपोली पावर भी निकालना पड़े। फिर क्या करेगा, सवाल में चेंज कर देगा कि मान लो मैंने क्या किया, इलास्टिसिटी इतना चेंज कर दिया, या मार्जिनल कॉस्ट इतना चेंज कर दिया, अब बताओ कितना बदलाव आ गया। तो कुल मिला के बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने देखा कि जब भी मैं अगली क्लास में के लिए बात तैयारी करता हूँ ना, पिछली क्लास को ख़त्म करता हूँ, तो अगली क्लास का मैं टॉपिक बताता हूँ, डेड वेट लॉस का होने वाला है। उसके अलावा बहुत सारी बातें होने वाली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।